हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की थी। आज हम निकालेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करते हुए। ठीक है, अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखो, सबसे पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक करते हैं कि इसको कैसे लर्न कर सके। ठीक है, अब उसके लिए आप ध्यान रखो एच साई इक्वल्स टू ई साई। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर किए थे। एनर्जी ऑपरेटर क्या था? जो ऑपरेट होने के बाद वैल्यू देता है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद वैल्यू देता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो साई पे ऑपरेट होगा तो वैल्यू क्या देगा? माइनस आयोटा एच का डेल साई बाय डेल एक्स, और ये अगर ऑपरेट होगा तो आयोटा एच का डेल बाय डेल टी। ये एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है, ना कि एनर्जी और मोमेंटम की। ध्यान रखना, ये ऊर्जा और संवेग संकारक के मान है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि H को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन, E होगी एनर्जी। हम H साई इक्वल्स टू E साई लिख सकते हैं। H भी टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं पी स्क्वायर बाय 2m से। तो H की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बाय 2m प्लस v साई इक्वल्स टू ई साई। v अगर फ्री पार्टिकल की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो उस केस में तो यहाँ v जीरो कर देंगे, जो हम बाद में जीरो करेंगे। अभी हम जनरली ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसपे फोर्स एप्लीकेबल हो। फ्री पार्टिकल यानी जिसपे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो v जीरो हो जाता है वहां। तो p की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। तो p को एक बार ऑपरेट करोगे तो माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, फिर अगेन ऑपरेट करोगे 1/2m तो पड़ा रहने दो। p को दो बार ऑपरेट करना है, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, और फिर दोबारा ऑपरेट करोगे तो यही वैल्यू अगेन आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस में v साई इक्वल्स टू e को ऑपरेट करोगे, v ऑपरेट होने के बाद v ही वैल्यू देता है। इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। और यही टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को याद रखना बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा माइंड में ये रखो कि एच साई इक्वल्स टू ई साई। एच टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी को हमने लिख दिया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक होगी पी स्क्वायर बाय 2m, और पोटेंशियल को हमने लिख दिया v से। ये कहलाती है टाइम डिपेंडेंट यानी कि काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको आप यूं लिख सकते हो माइनस एच स्क्वायर बाय 2m, बिकॉज साई इज द फंक्शन ऑफ द टाइम हियर। तो साई एक्स टी ओवर में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई एक्स टी ओवर में डेल टी। अगर आप बार बार साई के साथ एक्स टी नहीं लिखना चाहते तो लास्ट में मेंशन कर दो कि हियर साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये कहलाती है काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, अब ये तो थी वन डायमेंशन में, और वन डायमेंशन में अगर मैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करूं और साथ में फ्री पार्टिकल के लिए, तब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी जो है v पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई एक्स टी ओवर में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v जीरो हो गया, इक्वल्स टू आ जाएगा आयोटा एच कट डेल साई एक्स टी ओवर में डेल टी।
ये कहलाती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। फॉर द फ्री पार्टिकल वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और अगर थ्री डायमेंशनल में लिखना हो तो इसी इक्वेशन को आगे और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो और अगर थ्री डायमेंशन में इक्वेशन लिखनी हो तो थ्री डायमेंशन में क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई आर टी इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई आर टी ओवर में डेल टी। आर आपको पता है एक्स वाई जेड। डेल स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, डेल स्क्वायर कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर को कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर थ्री डायमेंशन में लिखोगे तो ये इक्वेशन जो होगी ये होगी फॉर द फ्री पार्टिकल, यहाँ पे हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन। मुक्त कण के लिए त्रिविमीय समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशन के लिए। और अगर फ्री पार्टिकल के लिए नहीं लिखे तो उस कंडीशन में यहाँ पे v और आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में क्या कर दोगे v साई आर टी, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगी अगर पार्टिकल फ्री नहीं है तो, अगर फ्री है तो v जीरो कर दोगे। ठीक है, तो ये होगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। याद रखनी बिल्कुल इजी है, आप माइंड में रखो एच साई इक्वल्स टू ई साई, ई की जगह आयोटा एच का डेल बाय डेल टी आ जाएगा। अब देखो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में कितना डिफरेंस है। ये वाला पार्ट तो एज इट इज चलेगा, यहाँ साई आर टी की जगह टी हट जाएगा, पोजीशन आ जाएगी ओनली, और इधर ओनली ई आ जाएगा। ये इक्वेशन याद करनी बता रही हूँ कि दोनों इक्वेशन एक ही वे से याद रख सकते हो। डिराइव तो हम अभी करेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं डिपेंडेंट से, वो हम अभी करते हैं। लेकिन आप उसको लर्न कैसे करोगे वो देखो। लर्न करना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ लिखोगे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई आर हो जाएगा, प्लस में v साई आर इक्वल्स टू ई साई आर। बस ये इक्वेशन कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है। अब हम डिराइव करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हुए। अब देखो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही यूज करनी होगी। और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे याद रखोगे, एच साई इक्वल्स टू ई साई। एच हैमिल्टोनियन है जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल एनर्जी हम लिखते हैं पी स्क्वायर बाई 2m प्लस में v से, और p को दो बार ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स आता है। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ये आपको ध्यान रखना होगा। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में v साई इक्वल्स टू ई साई, और e की जगह यहाँ आ जाएगा आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पे मैं ये सारी कैलकुलेट डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, ये तो साथ में आएगा ही, क्योंकि p की वैल्यू पुट करोगे तो p की ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स है। तो इक्वेशन क्या है, वन डायमेंशन लेके चल रही हूँ। सेम कैलकुलेशन आप थ्री डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। अब ये थी हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन। ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए नहीं है, ये बाउंड पार्टिकल कह लो या जिसपे कोई फोर्स लग रहा हो, ऐसे पार्टिकल के लिए है।
अब यहाँ आपको क्या करना है, प्लस में वी साई इक्वल्स टू आ गया, साई यहाँ पे फंक्शन है साई एक्स और टी का, ठीक है। हियर साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन और टाइम, दोनों का फंक्शन है साई, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि इसको सोल्व करेंगे, उसके लिए अवकलन मेथड यूज करेंगे, सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों के पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हुए हम लिख सकते हैं, एक तो ये साई फंक्शन होगा एक्स का, दूसरा साई होगा टी का। यहाँ पे आपको बुक में फाई और अलग फंक्शन मान के भी कर सकते हो, किसी में एक्स माना हुआ है, किसी में फाई माना हुआ है, मैं कंफ्यूजन नहीं हूँ इसलिए साई ही मान के चल रही हूँ। तो साई को लिखा साई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड साई द फंक्शन ऑफ टी, टाइम का भी फंक्शन है। ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ये होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई एक्स और यहाँ हो जाएगा साई टी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में v साई आ गया, साई की वैल्यू चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करते हुए, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करते हुए हमने लिखा आयोटा एच कट और यहाँ भी साई एक्स साई टी और ओवर में क्या है डेल टी। अब आपको पता है x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दोनों, तो जब यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो t आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को आप यूं लिख सकते हो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये हो जाएगा साई टी बाहर ले लो और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में v साई एक्स साई टी इक्वल्स टू, अब यहाँ t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप x बाहर ले लोगे आयोटा एच कट, तो साई एक्स बाहर ले लोगे, यहाँ आ जाएगा डेल साई टी ओवर में डेल टी। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं साई से डिवाइड कर रही हूँ, दिस इक्वेशन मान लो सेकंड एंड इक्वेशन सेकंड को मैं डिवाइड कर रही हूँ साई से, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय साई, साई आने का मतलब साई एक्स इंटू साई टी। अब जब आप इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, अपॉन में यहाँ आ जाएगा साई एक्स और साई टी, तो साई टी तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ओनली एक्स बचा, ठीक है। साई एक्स साई टी ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया है साई से यानी साई एक्स इंटू साई टी से, और यहाँ पे भी अपॉन में साई एक्स इंटू साई टी होगा, तो साई एक्स से साई एक्स कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे साई टी बचेगा। अब जो इक्वेशन रह गई उसे मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में साई एक्स डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर में डेल एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आयोटा एच कट 1 ओवर में साई टी डेल साई टी ओवर में डेल टी और प्लस में v, इसके साथ में प्लस में v चल रहा है, साई वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन है, यहाँ पे साई भी पोजीशन का फंक्शन है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की जो पूरी टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रही है x पे, और राइट हैंड साइड की पूरी टर्म है वो डिपेंड किस पे कर रही है t पे, और दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। और x और t आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए, तभी इक्वल आ सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ओनली x का फंक्शन है, राइट हैंड साइड ओनली t का फंक्शन है और दोनों आपस में इक्वल हैं। मैं ये कहूँ x और y आपस में इक्वल हैं, जबकि x y पे डिपेंड नहीं कर रहा और y x पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब कि x और y की वैल्यू किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए, तभी इक्वल आ सकते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती, तो फिर x और t में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए था, अदरवाइज ये इक्वेशन इक्वल नहीं आ सकती। तो वो जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे हम E मान लेते हैं, जो हमें एनर्जी की डायमेंशन देता है, क्योंकि ये जो टर्म है वो एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही थी ना, तो हम ये मान लेते हैं कि इस टर्म को E के इक्वल मान लिया, E यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि एनर्जी की डायमेंशन देगा। अब इसे सोल्व करो,
ठीक है, ये x का फंक्शन है, इसको कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, यहाँ पे t है, इसको भी कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पार्ट अलग अलग सोल्व करते हैं, तो आपको मिल जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो क्वांटम लगती है टफ, लेकिन क्वांटम में कुछ भी नहीं है। जो आपकी स्टार्टिंग वाला श्रोडिंगर की एप्लीकेशंस है, वो तो अगर आपको एक एप्लीकेशन आ गई तो सारी उसी वे से होती चली जाएंगी, ठीक है। और बड़े इजी वे से करेंगे हम इसको। लेफ्ट हैंड साइड x का फंक्शन है, यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 1 ओवर में साई एक्स डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में v शुड बी इक्वल टू द e के इक्वल होगा। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर लो, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर में 2m डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर में डेल एक्स स्क्वायर, साई एक्स एलसीएम ले लिया, प्लस में आ जाएगा v साई एक्स इक्वल्स टू में e साई एक्स। ये इक्वेशन बोली थी मैंने आपको कि e जहां पे आयोटा एच का डेल बाई डेल टी था वहां e लगा दो, ठीक है। बाकी साई एक्स टी था वहां साई एक्स कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट यानी कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर इसे फ्री पार्टिकल के लिए लिखूं तो मेरे को v0 करना होगा, तो फॉर द फ्री पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा e साई एक्स। ये होगी फॉर द फ्री पार्टिकल के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और 3 डायमेंशन में लिखनी हो तो ये हमने 1 डायमेंशन में लिखी है, यानी एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। और अगर काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण 3 विमीय लिखनी है, क्वेश्चन आता है ऐसे कि काल अनाश्रित और काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण लिखिए या डिराइव कीजिए, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए 3 डायमेंशन लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे जहाँ पे साई लिया है वहां साई फंक्शन ऑफ आर ले लोगे और यहाँ लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर ले लोगे, तो सेम वैसे ही डिराइव हो जाएगा। तो जो आपको 3 डायमेंशन वाली इक्वेशन मिलेगी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई एक्स प्लस में v साई एक्स इक्वल्स टू e साई एक्स। अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है 3 डायमेंशनल, आप चाहे 1D डिराइव करके सीधा लिख दो, किसी वे से 3 डायमेंशन को भी ऐसा लिखा जा सकता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशनल में, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट का यूज करते हैं, जो हमने कहा था ये फंक्शन है t का, इससे हमें फंक्शन मिल जाएगा कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट वाली इक्वेशन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड को हमने e के इक्वल लिखा तो हमें इक्वेशन मिल गई। अब राइट हैंड साइड को e के इक्वल लिखो, राइट हैंड साइड का यूज करते हुए, तो आयोटा एच कट 1 बाई साई टी, ये हो गया डेल साई टी ओवर में डेल टी इक्वल्स टू आ गया e, साई टी से मल्टीप्लाई कर दो, पहले यहाँ ऐसे सेपरेट कर लो, डेल साई बाई डेल टी ओवर में साई टी, और e के साथ डेल टी वहां ले जाओ और ये आयोटा एच कट भी वहां ले जाओ, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सिर्फ सोल्व करने के लिए ताकि आयोटा ऊपर आ जाए, डेल साई टी ओवर में साई टी, डेल साई टी ओवर में साई टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस का आयोटा e बाई एच कट डेल टी। अब इसका हम करते हैं, अब आपको पता है कि इसका अगर समाकलन करोगे तो डेल साई बाई साई, ठीक है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log साई, यहाँ पे तो आ जाएगा log साई, और इधर हो जाएगा माइनस का आयोटा e बाई एच कट डेल टी, यहाँ पे आ जाएगा t, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, उस इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वो वैल्यू कैसे निकालोगे, प्लस में यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिख लो, a लिख लो, वो log के साथ हमने उसको हटा ही देना है। जब इसका एंटी लॉग लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो ये साई और ये e की पावर में चला जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम b लिख लेते हैं मान, ठीक है, या इसको
सी मान लो और यहाँ पे ए लिख लो, ठीक है। तो साई टी इक्वल्स टू ए और यहाँ हो जाएगा माइनस में आयोटा ई टी बाई एच कट। ये आ गया आपके पास फंक्शन। तो फंक्शन को इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी। तो साई एक्स एज इट इज पड़े रहने दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा ई माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस इंटू टी। तो इस वे से इस वेव फंक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर समीकरण की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और साई यानी वेव फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है।